हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज से हमारा एक नया टॉपिक शुरू है, प्रबंधन, मैनेजमेंट। ये अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए भी, और जो बड़े एग्जाम दे रहे हैं लाइक एमपीपीएससी में भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके एक टॉपिक है, लोक प्रशासन करके टॉपिक है, वहाँ पे मैनेजमेंट की एक भूमिका है, वहाँ पे भी प्रबंधन आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूपीएससी अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एक ऑप्शनल है, तो वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी सब लोगों के लिए ही मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल तो हर एक जगह पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। तो आज से हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो है मैनेजमेंट। इसकी ऐसे आपकी अल्टरनेटिव, जैसे मैं पहले बोला था कि अल्टरनेटिव क्लासेस चलती रहेगी, तो पॉलिटी जैसे हम चला रहे हैं, पॉलिटी के साथ साथ अभी मैनेजमेंट चला देते हैं ताकि दोनों चीज़ें कवर होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके शब्दांश या कि उसके टर्म के बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे हम बात करें प्रबंधन, मैनेजमेंट की, तो आखिरकार मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, और आखिरकार क्यों आपके एग्जाम में मैनेजमेंट अब पूछा जा रहा है। चूँकि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं या कि एक आप सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं या कि कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैनेजमेंट को सिलेबस में इंक्लूड किया गया, इवन जो पटवारी है, जो सब जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट को अपन देखते हैं कि आखिरकार मैनेजमेंट है क्या। तो प्रबंधन, मैनेजमेंट, अब देखिए इसके नाम से क्लियर है, मैनेज मतलब किसी काम को मैनेज करना। प्रबंधन इट मीन्स किसी काम को मैनेज करना। अब कैसे काम हो सकते हैं, देखिए मैनेजमेंट की आप एक सीमा नहीं रख सकते। मैनेजमेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसी के अंतर्गत रहेगा, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के अंतर्गत आप मैनेजमेंट को शामिल नहीं कर सकते। मैनेजमेंट क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। वो आप हर एक जगह, हर एक देश, हर एक संगठन, चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, चाहे वो सहकारी संगठन हो, किसी प्रकार का संगठन है, हर एक जगह आपको क्या मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उस आधार पे आपको पढ़ना है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि मैनेजमेंट है क्या, तो ये है क्या, तो अगर मैं बोलूं मैनेजमेंट क्या है, तो कार्य को करने के लिए या कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आपका तो मेन क्या है, उद्देश्य है, तो या कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कार्य करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ती है। और क्या है, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हमें क्या हो सके, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिल सके, यानी कम लागत में ज्यादा आपको उसका फायदा हो सके। इस आधार पे आप मैनेजमेंट करते हो किसी भी चीजों को, कि कम लागत पर अधिक फायदा, यही देखा जाता है। मैनेजमेंट का तो यही मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम रहे, लेकिन उन रिसोर्सेज में भी आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो, उसी को आप मैनेजमेंट कहोगे। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो इसी को कहा जाता है ना स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में क्या रहता है कि भाई आप कम से कम संसाधन, कम से कम साधन आप यूज करें, कम से कम टाइम दें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाए। तो आप वहाँ भी क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं कि भाई एक टाइम पे एक सब्जेक्ट चल रही है तो दूसरे टाइम पे दूसरे सब्जेक्ट चल रही है, ताकि आपका दोनों ही चीज़ें कवर हो सके। तो मैनेज करने का मतलब ही होता है कि आपके पास कम संसाधन है और उन कम संसाधनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा कमा सको, वो होगा मैनेजमेंट। अब इसके अलावा मैनेजमेंट जो क्या है, मैनेजमेंट प्रत्येक व्यक्ति, संगठन, देश के अंतर्गत शामिल रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट बोला जाए कि भाई केवल भारत तक ही सीमित है, कि क्या केवल आपके डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, कि केवल सरकारी संगठन तक ही सीमित है।
मैनेजमेंट तो आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा, हर एक व्यक्ति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति अपने समय का मैनेज करता है, हर एक व्यक्ति अपने संसाधनों को मैनेज करता है, हर एक व्यक्ति जिसकी उसकी जो सैलरी मिलती है उसको वो मैनेज करता है, घर को वो मैनेज करता है। तो हर जगह वो क्या कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। संगठन, चाहे वो संगठन कोई भी किसी प्रकार का संगठन, सरकारी संगठन हो या कि निजी संगठन हो या कि व्यापारिक संगठन हो, किसी भी प्रकार का जो संगठन है वहां पर मैनेजमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी देश है, चाहे वो विकसित देश है, चाहे वो डेवलप्ड है, चाहे वो विकासशील है, चाहे वो डेवलपिंग है, और चाहे वो पिछड़ा हुआ है या कि बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ देश है, हर एक जगह आपको क्या जरूरत पड़ेगी, हर एक जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट आपका इस तरीके से हो जाता है। ठीक, तो मैनेजमेंट के अंतर्गत ये चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। और बाकी फिर थिंकर्स आएंगे तो थिंकर्स में हम एक एक थिंकर्स के बारे में जो जो उन्होंने कहा है उसको भी मैं लिखाते चाहूँगा, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, ताकि वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाए। तो एक मैनेजमेंट का एक परिभाषा, एक टर्म बेस पे अपन ने ये देख लिया। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट या कि प्रबंधन की प्रकृति। ये एक प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये प्रकृति के बारे में बोल रहा है कि भैया आखिरकार मैनेजमेंट का आपको इतिहास कितना पुराना देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। अगर हमारी जितनी पुरानी सभ्यता है, जितनी पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है, उतना ही पुराना मैनेजमेंट है। क्योंकि अगर आप देखते हो इंडस सिविलाइजेशन, आप देखते हो सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस टाइम पे भी आप देखते हो किस प्रकार से नगरीकरण हुआ है, किस प्रकार से सड़कों को, किस प्रकार से रोड को वहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे काटती हुई सड़कें चल रही है, किस प्रकार से वहाँ पे बड़े बड़े कुठार आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े आपको महल देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े यानी भवन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग आपको नगर देखने को मिल रहा है। तो वो सब क्या है, एक मैनेजमेंट का एक तरीका है, मैनेज ही किया गया है वहाँ पे कि भाई बड़े लोगों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग, अलग अलग बस्ती बनाना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आती है। और आप देख रहे हैं कि जितना पुराना इतिहास, जितनी पुरानी आपकी सभ्यता है, वहीं से आपके शुरू होता है प्रबंधन। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, प्रबंधन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना प्राचीन सभ्यता। एग्जाम्पल पे आप ये बोल सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता। आप यही देखते हो कि सबसे पहली सभ्यता आपकी कौन सी रही, सिंधु घाटी सभ्यता या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यह बोला जा रहा है कि प्रबंधन का हर एक काल और हर एक समय पर उसका प्रभाव पड़ा है। यानी कि हर एक काल, चाहे कोई भी समय रहा हो, जैसे अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद देखते हो आपकी कि मौर्य एम्पायर आता है, फिर गुप्ता एम्पायर आता है, फिर उसके बाद अलग अलग लोग आते हैं, फिर दक्षिण में भी विकास होता है, फिर ऐसे मध्यकालीन भारत आता है। तो हर एक समय क्या हो रहा है, हर एक समय काल में भी परिवर्तन हो रहा है, हर एक समय में परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। और एक काल और समय में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी प्रबंधन के ऊपर परिवर्तन डाल रहा है। वहां पे भी क्या हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है कि अभी कानून व्यवस्था अलग है, उस टाइम की कानून व्यवस्था अलग थी। अभी का लॉ एंड ऑर्डर अलग है, उस टाइम का लॉ एंड ऑर्डर अलग था। जैसे आप देखते हो कि मौर्य एम्पायर में ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण की बात की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। चाणक्य बोल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण करना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स अपने पास रखना है। वहीं तुम जा रहे हो गुप्ता एम्पायर में, तो गुप्ता एम्पायर में क्या हो रहा है, तुम्हारे देखने को मिल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जा रहे हो तो अधिकांश सामंतीवाद शुरू हो रहा है, फ्यूडलिज्म शुरू हो रहा है। तो हर एक समय, हर एक काल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट मतलब वो प्रशासन चलाने में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बोला जा सकता है कि प्रबंधन पर काल और
परिस्थितियों के प्रभाव से इसमें परिवर्तन होता रहा है। कि काल और परिस्थितियों के प्रभाव से इसमें क्या होता रहा है, परिवर्तन होता रहा है। यहां तक आई होप आप क्लियर होगी। थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है लेकिन हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपका ठीक रहे। तो चलिए अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं कि आखिरकार प्रबंधन को अलग अलग जो थिंकर्स हैं, अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है, प्रबंधन का एक अलग अलग नाम दिया है। तो उन सबको अपन देख लेते हैं। तो यहां पे कर लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले दिखते हैं टेलर साहब। टेलर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता हैं, जनक कहे जाते हैं टेलर, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के या कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, टेलर साहब है। तो जो टेलर हैं इन्होंने, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं टेलर, तो इन्होंने जो कहा है प्रबंधन को वो क्या कहा है, तकनीकी निश्चयवाद। तकनीकी निश्चयवाद। अब चूंकि क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन के, यानी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, इसलिए इनके उसमें क्या दिख रहा है आपको, तकनीकी दिख रही है, आपको टेक्नोलॉजी दिख रही है। तो इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी डिटरमिनिज्म, टेक्नोलॉजी डिटरमिनिज्म, ठीक है। तो टेलर साहब, टेलर का जो प्रबंधन का जो तरीका है उसको क्या कहा गया, तकनीकी निश्चयवाद। वहीं पे आप आते हो हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का जो है उन्होंने क्या कहा है, प्रबंधन क्या सार्वभौमिक है। प्रबंधन क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। क्या है, प्रबंधन क्या है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, मतलब हर एक जगह पे प्रबंधन की आपको जरूरत पड़ेगी। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे वो कोई भी समय हो, हर एक जगह आपको क्या पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी प्रबंधन की। यह कहना है किसका, हेनरी फेयोल का। इसके अलावा एक और नाम जो होता है वो आ जाएगा आपका ड्रकर। ड्रकर ने बोला है आर्थिक विस्तार। आर्थिक विस्तार, ड्रकर का कहना है कि जो प्रबंधन क्या है, आर्थिक विस्तार है। चूंकि अब आपको मालूम है प्रबंधन क्या है, एक मैनेजमेंट क्या है, किसमें अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। मैनेजमेंट का आखिरकार काम ही होता है कि कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना। और कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ प्रयोग किया जाता है, व्यापार में अधिकांशतः इस चीज का यूज किया जाता है। हालांकि आपके डेली लाइफ में ही मैनेजमेंट का यूज है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि व्यापार में सबसे ज्यादा यूज है, ट्रेड में सबसे ज्यादा यूज है। तो ये बोल रहे हैं, ड्रकर बोल रहे हैं कि आर्थिक विस्तार ही क्या है, प्रबंधन है। यानी इकोनॉमिक डायमेंशंस। तो ड्रकर बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डायमेंशंस की आर्थिक विस्तार ही क्या है, प्रबंधन है। इसके अलावा सेल्डन जो है, सेल्डन बोलते हैं कि जो प्रबंधन क्या है, समझौते की भावना है। समझौते की भावना क्या है, समझौते की भावना, यानी जो प्रबंधन वो समझौता है आपस में। किन किन दो लोगों के बीच में समझौता है, ये बोला जा रहा है। प्रबंधन, जो प्रबंधन करता है, जो मैनेजर है, और जो वहां के जो श्रमिक है, वहां के जो लेबर है, वो दोनों के बीच में क्या है, एक तरीके से समझौता है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रबंधन क्या है, एक प्रकार से समझौते की भावना है, स्पिरिट ऑफ नेगोशिएशन। सेल्डन के बाद आ जाते हैं आपके, एक और नाम आता है उनका, आता है ब्रेच। ब्रेच जो है वो बोलते हैं एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। ब्रेच का कहना है कि भाई प्रबंधन क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। तो यहां पे भी वो ठीक ही कह रहे हैं कि जो प्रबंधन में जो लगे हुए लोग हैं,
समाज से ही आते हैं, और जब वो समाज से आते हैं तो एक तरीके से क्या है, एक पूरी सामाजिक प्रक्रिया ही चली आ रही है। अब समाज को आप दरकिनार करके, आप उसको इग्नोर करके आप प्रबंधन तो कर नहीं सकते। तो इस तरीके से ये कहना है अलग अलग थिंकर्स का। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए, टर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपसे पेपर में क्वेश्चन में पूछ लेगा भाई टेलर के द्वारा किस प्रकार के प्रबंधन की बात की गई। तो तकनीकी निश्चयवाद, हेनरी फ्योल का कौन सा है सार्वभौमिकता, ड्रकर का कौन सा है आर्थिक विस्तार, सेल्डन का कौन सा है समझौते की भावना, और ब्रज का कौन सा है सामाजिक प्रक्रिया। तो ये हो गया आपका प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब अपन कहते हैं प्रबंधन की विशेषताएं, कि आखिरकार प्रबंधन की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो प्रबंधन की विशेषताएं, यहां पे आप टॉपिक डाल लीजिए, प्रबंधन की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स कौन कौन से मैनेजमेंट के। तो पहला बोलता है कि प्रबंधन एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक निर्धारित प्रक्रिया है। क्या बोल रहे हैं, एक प्रोसेस है। एक मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अब सीधी बात है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस ही है कि वो लगातार चलती ही रह रही है। वो ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद वो खत्म हो गई, वो प्रोसेस है, वो चलती रह रही, चलती रह रही, चलती रह रही। तो मैनेजमेंट क्या है, एक निर्धारित प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंतर्गत जो एक व्यक्ति होता है, अब देखो, अब कोई भी संगठन है तो क्या काम कर रहा है, संगठन के अंतर्गत क्या प्राप्त करना है, हमें एक प्रक्रिया के तहत, एक मैनेजमेंट के तहत वहां पे काम करते ही चलना है। ठीक। तो प्रबंधन संगठन के तहत हम तब तक काम करते जब तक हमारे जो उद्देश्य है वो पूर्ति ना हो जाए। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका उद्देश्य पूर्ति ना हो जाए। आपका उद्देश्य क्या है, आपको पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करके क्या करना है, आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है। तो आपका उद्देश्य क्या है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है। तो अगर आपका उद्देश्य क्या है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो तब तक आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आप वहां पे पास नहीं हो जाते। और बाई चांस अगर आप पेपर नहीं भी निकाल पाएंगे, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो आपकी प्रबंधन की जो प्रक्रिया है तब तक चलती रहेगी जब तक आप वो सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं लेते। तो क्या होता है संगठन, मतलब सामूहिक उद्देश्य, ये हम बोल सकते हैं सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति तक, जब तक सामूहिक उद्देश्य, क्योंकि संगठन क्या होता है, संगठन किसी एक व्यक्ति से तो चलता नहीं। संगठन के लिए क्या चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पर्संस चाहिए, जहां पे सबकी एक ही विचारधारा हो, जहां सबकी एक ही आइडियोलॉजी हो, जहां पे सबकी एक ही सोच हो, थिंकिंग हो। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे सामूहिक विचारधारा, यानी अब आप बोलोगे वो संगठन है। तो ये बोला जा रहा है सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना है, जब तक सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक प्रबंधन करते रहना, तब तक आप अपने उद्देश्य के लिए, तब तक आप काम करते रहो। तो उसको क्या बोलोगे, एक निर्धारित प्रक्रिया कि चल ही रही, प्रोसेस रुक ही नहीं रही। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक व्यक्ति द्वारा, अब एक व्यक्ति कौन होगा, एक व्यक्ति वो होगा जो प्रबंधन करता है, जो मैनेजर है, वो एक व्यक्ति द्वारा क्या किया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति से काम लिया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से क्या लिया जाता है, काम लिया जाता है। यही है प्रबंधन। ठीक, तो ये हो गए। सेकंड नंबर क्या हो गया, प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। पूर्व निर्धारित उद्देश्य, हर एक संगठन, जैसे अगर आपने कोई सामाजिक संगठन बनाया या कि आपने कुछ वुमेन एम्पावरमेंट का काम करने के लिए आपने बनाया है, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया है, या कि फिर आप बच्चों के लिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ भी आप काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, आप तब तक प्रबंधन करोगे जब तक आपको वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो जाए। तो अगर आप कुछ भी संगठन बनाते हो, तो देखो संगठन आप क्या, अब संगठन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए।
एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव आप किसी प्रकार का कोई संगठन तो बना नहीं पाओगे। और जब आपके पास लक्ष्य रहेगा तो अब इसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या करोगे? संगठन के द्वारा इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा? प्रबंधन किया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रबंधन की क्या विशेषता? प्रबंधन की विशेषता के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन किया जाता है। यहां पे भी क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड अपन देख लेते हैं कि थर्ड कौन सा है। प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है? प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया। अब ये मानवीय प्रक्रिया क्या है भाई? ये अगर आ जाए आपसे कि प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है तो आप इसको टिक करिएगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अभी टेस्ट लगा रहे होंगे तो देख रहे होंगे मैनेजमेंट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि क्या है। अभी प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया, आप देखते हो कि प्रबंधन के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलता है। प्रबंधन के अंतर्गत आपको नियोजन देखने को मिलता है, प्लानिंग देखने को मिलती है। विदाउट किसी प्लानिंग के कोई प्रबंधन चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो प्रबंधन के अंतर्गत आपको नियोजन, आपको प्लानिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको प्रतिवेदन देखने को मिलता है, रिपोर्टिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? आपको निर्देशन देखने को मिलता है, गाइडलाइंस देखने को मिलती है। आपको कर्मचारी देखने को मिलते हैं, कर्मचारियों के द्वारा किया गया कार्य। ये सब क्या है? ये सब में मानवीय तत्व तो निहित रहते हैं। ये सब में ह्यूमन एलिमेंट तो निहित है ना, ह्यूमन एलिमेंट शामिल है, मानवीय तत्व तो शामिल है। तो जब मानवीय तत्व शामिल है तो अब ये मानवीय प्रक्रिया हुई प्रबंधन। अब इसमें बहुत वैसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल समझने वाली बात है कि प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है। अब एक मानवीय प्रक्रिया कैसे? चूंकि प्रबंधन के अंतर्गत जो जो चीजें होती है, प्रबंधन के अंतर्गत अगर प्लानिंग हो रही है, आपकी कोऑर्डिनेशन हो रही है, समन्वय हो रहा है, आपकी स्टाफिंग हो रही है, कर्मचारियों को नियुक्त करना हो गया, आपको गाइडलाइंस देना हो, आपको रिपोर्टिंग करना हो, आपको बजट बनाना हो, ये जितने भी काम होते हैं वो मानव के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि अब कंप्यूटर का जमाना आ गया तो सब चीज़ कंप्यूटर में हो गया, लेकिन कंप्यूटर भी कौन चला रहा है? एक ह्यूमन के द्वारा ही चलाया जा रहा है ना। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन वहाँ पे एरर भी है। तो अब जब वो सब चीज़ नहीं तो वहाँ पे क्या है? मानवीय प्रक्रिया तो शामिल है। अब जब मानवीय प्रक्रिया शामिल तो वहाँ पे मानवीय तत्व नहीं था, मानवीय प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि आपके यहाँ जो प्रबंधन करता है, प्रबंधन करता है वो भी क्या है? एक व्यक्ति है, एक मानव है। और जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो भी क्या है? मानव है। तो आप मानवीय तत्व को क्या कर सकते हो? आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आपको रखना पड़ेगा, ठीक। तो प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है, ये तीसरा हो गया। अब फोर्थ नंबर अपन कर लेते हैं। फोर्थ नंबर जो है आपका फोर्थ बोला जा रहा है प्रबंधन की विशेषता है। फोर्थ नंबर, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। यूनिवर्सल का कहने का मतलब है कि प्रबंधन किसी एक देश, किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक जगह, किसी एक काल, किसी एक समय पर भर नहीं होता है। प्रबंधन जो होता है आपको हर एक समय देखने को मिलेगा। आप अपने पास्ट में देखते हो, आप अपने भूतकाल में देखते हो तो भी आपको वहाँ प्रबंधन देखने को मिल रहा है। आप भविष्य में देख रहे हो तो भी वहाँ देखने को आपको बिना प्रबंधन के कुछ काम नहीं होगा। और अगर वर्तमान में देख रहे हो तो वहाँ पे भी प्रबंधन की आपको आवश्यकता पड़ रही है। तो प्रबंधन क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह किसी देश, सीमा, राज्य, समय, काल से परे है, मतलब हर एक जगह होती है, ठीक है। फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर अगर मैं बात करूं तो प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो ये अगर आपसे स्टेटमेंट आ जाए कि प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व है तो भी आप समझिएगा कि प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। अब कैसे सामाजिक उत्तरदायित्व है? अब देखो,
अगर मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या भाई, अगर एक कंपनी चला रहे हो आप तो वहाँ कंपनी में कौन रहेगा, कंपनी में आपको वहाँ पे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। अब जब एम्प्लॉय रखेंगे तो वो कहाँ से आएंगे, वो समाज से ही तो आएंगे। वहाँ पे आपको कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियां भी काम करेंगी, कुछ आपको वहाँ पे जैसे बच्चे तो चाइल्ड लेबर तो बैन है, लेकिन कुछ कुछ जैसी कंपनी होती है जहाँ पे चाइल्ड लेबर भी रखा जाता है, मान लीजिए वो एक अलग बात है। व्यक्तियों को भी रखा जाता है, अलग अलग समूहों को रखा जाता है, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को रखा जाता है, लिबरल सोच वाले को रखा जाता है, कुछ ऐसे सोच वाले को रखा जाता है जिनकी संकीर्ण सोच है। तो उन सब लोगों को जब रखा जाता है तो वो सब क्या है, वो सब समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ जा करके, उस कंपनी में जा करके। तो अगर उस कंपनी में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो समाज के लिए सही नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस प्रबंधनकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस प्रबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आखिरकार वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों हुई। जैसे अगर ये कोचिंग ही चल रही है, अगर यहाँ पे इस कोचिंग में अगर किसी वुमेन के साथ, किसी महिला के साथ अगर क्या हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, या कि किसी व्यक्ति के साथ उसका क्या हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो जिम्मेदारी हुई कोचिंग के मैनेजमेंट की। वैसे ही जिम्मेदारी होती है प्रबंधन की, कि अगर उनके कंपनी में या कि उनके संगठन में किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकार नहीं उसे दिए जा रहे हैं, या कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, उस कंपनी के आपके जो मैनेज कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो यही बोला जाए प्रबंधन एक क्या है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा। अब चूंकि इसमें बहुत कुछ आपको लिखाने के लिए नहीं है, केवल समझ लेने की जरूरत है, और इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा की पॉइंट में आप कुछ कुछ नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि कुछ अंदर से भी क्वेश्चन पूछे। क्योंकि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा अंदर से, थोड़ा डीप से भी पूछा जाता है, और वहाँ पे थोड़ा फंस जाते हैं कि आपने विशेषताएं तो पढ़ ली, लेकिन जब आप उसको अंदर तक नहीं जाने तो वहीं पे थोड़ा सा उसने घुमा दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो आप थोड़ा फंस जाएंगे। तो उस चीज़ को आप फंसे ना, उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा आप अंदर भी जाएं। ठीक है, प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन क्या है, एक आर्ट है। अब ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रबंधन है, उसमें ऑप्शन दे देगा प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन सामाजिक उत्तरदायित्व है, प्रबंधन स्वामित्व नहीं है, या कि प्रबंधन स्वामित्व है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोल देगा इनमें से कौन सा सही, इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको समझना है कि भैया कहाँ से आएगा, प्रबंधन एक कला है। अब कला क्या होती है, कला ये होती है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर सको। जैसे अगर मेरे अंदर कला होगी कि आप अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो भी मैं आपको पढ़ा दूँ, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। आप बिल्कुल ठान करके बैठे हो कि आपको नहीं पढ़ना है, तो फिर ब्रह्मा भी सामने आ जाए, आप नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर वहाँ पे थोड़ी कला मेरी प्रभावित होगी। लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई बहुत ज़्यादा कलाबाज है, आपको उस तरीके से पढ़ा दे जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप हंस के पढ़ना चाहते हो हंस के पढ़ा दे, मार के पढ़ना चाहते हो मार के पढ़ा दे, आपको एग्जाम्पल दे करके पढ़ाना चाहते हो एग्जाम्पल देकर, तो जैसे भी करना है। अब उस व्यक्ति के अंदर कला है कि आपको वो उस रास्ते पर ले आए। तो ऐसे ही बोला जाता है प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन कला किस चीज़ की, प्रबंधन कला है ये है कि आप अलग अलग व्यक्तियों से आप कम संसाधन में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सको, काम ले सको। ठीक है, तो प्रबंधन एक कला है। किस चीज़ की कला है और ये किसके ऊपर निर्भर करेगी, ये व्यक्तिगत कला होती है भाई साहब, ये व्यक्तिगत यानी ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक व्यक्तिगत कला है, व्यक्तिगत कला या कि व्यक्तिगत क्षमता है कि वो सामने वाले से कितना काम ले सकता है, कि सामने वाले से वो कितना अच्छे से काम ले सकता है, कि सामने वाले से वो इस तरीके से काम ले सकता है जिससे उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कम सैलरी दे रहा है और कम सैलरी में भी बहुत अच्छा वो काम ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रबंधन वो कला हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बोला जाता है प्रबंधन एक विज्ञान है। 7वां नंबर, प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन क्या बोल रहा है, एक विज्ञान है, एक साइंस है। अब ये भी एक अपने में है कि प्रबंधन कला भी है और प्रबंधन विज्ञान भी है। अब विज्ञान कैसे, क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है, औद्योगिकरण का जमाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो इस जमाने में क्या हो रहा है, डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो डेटा है, जो आपके आंकड़े, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आंकड़े एकत्र कैसे किए जाएंगे, आंकड़े एकत्र किए जाएंगे डिजिटली
फॉर्म में, आंकड़े एकत्र किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आंकड़े एकत्र किए जाएंगे आपको कंप्यूटर में, और फिर उसका एनालाइज किया जाएगा। और ये सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की जरूरत है? ये सब चीज़ों के लिए आपके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान के थ्रू आएगी। विदाउट विज्ञान के थ्रू तो टेक्नोलॉजी आएगी नहीं। तो प्रबंधन क्या एक विज्ञान है, क्योंकि आज का समय कैसा है? आज का समय आधुनिकीकरण वाला है, मॉडर्नाइजेशन वाला समय। आज का समय कैसा है? आज का समय औद्योगिकृत इंडस्ट्रियलाइज्ड है। आज का समय कैसा है? डिजिटल है। तो ऐसे समय में आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसे समय में आपको आवश्यकता पड़ेगी टेक्नोलॉजी की, तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। और उन्हीं तकनीक के माध्यम से आप क्या करोगे? उन्हीं तकनीक के माध्यम से आप डेटा एकत्र करोगे, आंकड़े एकत्र करोगे। और जब डेटा आप एकत्र कर लोगे तो डेटा का क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे, डेटा को विश्लेषण करोगे। और डेटा को विश्लेषण करने के आधार पर आप क्या करोगे? ये चीज जानोगे कि भाई हमें प्रॉफिट किस चीज में हो रहा है और हमें लॉस किस चीज में हो रहा है, हमें और कौन से तरीके अपनाना चाहिए और किस तरीके से मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है? या कि R&D के ऊपर ज्यादा फोकस करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना, अनुसंधान और विकास। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अलग अलग थ्योरी के ऊपर काम करना चाहिए, अलग अलग जगह पे हमें काम करना चाहिए, अलग अलग रिसर्च करनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे अलग अलग रिसर्च की जाती है कि अलग अलग एक तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखते हो जियो के साथ, जियो ने क्या किया? एक अलग एक्सपेरिमेंट किया ताकि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर ले। पहले उसने क्या किया? सबको फ्री में डेटा उपलब्ध कराना, फिर फ्री में डेटा उपलब्ध करा करके क्या करा? अपने जो कॉम्पिटिटिव थे उस टाइम पे कंपटीशन में कौन था? वोडाफोन था, एयरटेल था, है ना, ये सब उसके कंपटीशन में थे। तो उन सबको क्या, अब देखो जियो के पास तो अच्छा खासा पैसा है, जियो के पास पैसा है, उसने पैसा मार्केट में निकाल दिया। लेकिन जो दूसरी टेलीकॉम कंपनीज थी उनके पास क्या था? उनके पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन अब जियो ने क्या कर दिया? अगर उसने सस्ता डेटा कर दिया, बिल्कुल सस्ता चीप कर दिया था, और जो पहले डेटा जो इतना महंगा आ रहा था, जैसे एयरटेल का हो गया, वोडाफोन का जो इतना महंगा डेटा आ रहा था, तो उनको भी मजबूरन क्या करना पड़ा? अपने डेटा को सस्ता करना पड़ा। जब अपने डेटा को उन्होंने सस्ता किया तो एक टाइम के बाद वो क्या, उतनी ज़्यादा वो लॉस वो बेयर नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तो पैसा बिल्कुल नॉर्मल था। तो इतना पैसा वो जो उनको लॉस हो रहा था वो बेयर नहीं कर पाए, तो जिसके कारण क्या हो, धीरे धीरे जो दूसरी कंपनीज थी वो अब गिरने लग गई। तो जिसके कारण आपको देखने को मिलता है अलग अलग टेलीकॉम कंपनी क्या हुई, आपस में मर्ज भी कर ली। और कुछ टेलीकॉम कंपनी तो बिल्कुल ही खत्म हो रही है, जैसे एयरटेल। अभी एयरटेल का क्या है, इस समय नेटवर्क ही बिल्कुल ऐसे ही खत्म ही है। मतलब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं है। तो फिर मजबूरी भी हो जाएगी आपको कि आपको जियो में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखते देखते क्या आपको देखने को मिल रहा है, जियो ने क्या किया, एक अच्छा मैनेजमेंट किया। जियो ने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। जियो ने क्या किया, एक एनालिसिस किया कि भाई किस तरीके से पब्लिक बिहेवियर को समझा, हर एक चीज़ के ऊपर उसने काम किया। और क्या किया, देखते देखते पूरे मार्केट पे कैप्चर कर लिया। पूरे मार्केट में अब उसकी मोनोपोली है। अब देखते देखते एक अधिकार है, दूसरा कोई है ही नहीं, और जो दूसरा है वो इतना ताकतवर है ही नहीं, और आने वाले टाइम पे शायद वो रहे भी ना। तो ये क्या हो रहा है, ये मार्केट के लिए, ये उस इंडस्ट्री के लिए तो ठीक है, लेकिन मार्केट के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब उसने अच्छा काम किया भाई, जियो ने अच्छा काम किया, अंबानी साहब ने, तो अच्छा है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि प्रबंधन एक विज्ञान है। ठीक है, आई होप यहाँ से आप क्लियर हो गए होंगे। तो प्रबंधन एक विज्ञान है। अब इसके बाद एक और अगर मैं आपको बताऊं तो 7, अब ये 8 नंबर, प्रबंधन क्या एक पेशा भी है। अगर आ जाए आपसे कि प्रबंधन क्या है, तो प्रबंधन एक पेशा भी है, एक प्रोफेशन है। प्रबंधन एक पेशा है, प्रबंधन एक प्रोफेशन है। अब ये अपने में थोड़ा सा वो वाली बात है कि प्रोफेशन मतलब होता क्या है। प्रोफेशन मतलब ये होता है कि भैया वहाँ पे, पेशा मतलब, प्रोफेशन मतलब ये होता है कि वहाँ के कुछ निर्धारित एक तरीके से मानदंड होंगे, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होगी, उनके कुछ एक सिद्धांत होंगे, उनकी कुछ थ्योरी होगी, और उन थ्योरी के आधार पर कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे।
जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनकी एक पढ़ाई होती है, उनकी एक डिग्री होती है और वो डिग्री के आधार पर उनका नियुक्तिकरण होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो वो क्या है, एक प्रोफेशन, एक पेशावर नौकरी है। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि जैसे जैसे उन सब, जैसे अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर हो गया या कि इंजीनियर हो गया, तो यहाँ सब क्या है, अलग अलग आपको डिग्री वाले कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। इनकी अपॉइंटमेंट होती है, इनकी कुछ गाइडलाइंस है, इनका कुछ सिलेबस है ना, कुछ आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, कुछ मानक है जिसके आधार पर आप क्या करते हो, यहां पे आप व्यक्ति को नियुक्त करते हो। किसी इंजीनियर को नियुक्त करना है, किसी डॉक्टर को नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है, तो आप ये सब चीजें देखते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सब जितनी बातें आपको एक पेशेवर नौकरी में देखने को मिल रही है, डॉक्टर इंजीनियर में देखने को मिल रही है, वैसे ही पेशेवर चीजें अब आपको प्रबंधन में भी देखने को मिल रही है कि प्रबंधन का भी क्या है, डिग्री मिलने लगे हुए, मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, उसके आधार पर ही होता है, उसमें भी अपॉइंटमेंट होती है। भाई बड़े बड़ी कंपनीज में अपॉइंट किया जाता है, गाइडलाइंस होती है, सिलेबस होता है, वो सारी चीजें होती है जो दूसरे पेशेवर नौकरी में हो रहा था। तो भाई अब प्रबंधन भी क्या है, एक पेशा हो गया, इससे पहले ना रहा होगा, क्योंकि उससे पहले उतना मुनाफा नहीं था, उससे पहले व्यापार उतना बड़ा नहीं था, जिसके कारण क्या था, उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी क्या है, अब देखते देखते इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, डिजिटलाइजेशन के दौर में क्या हुआ है, प्रबंधन अपने में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्केट बन चुका है और हर एक कंपनी क्या करती है, अपने यहाँ एक मैनेजर रखती है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और आप ले लीजिए 9th नंबर कि प्रबंधन एक स्वामित्व नहीं है। प्रबंधन एक स्वामित्व नहीं, तो ये भी एक कहने वाली बात है कि भाई प्रबंधन एक स्वामित्व नहीं, मतलब क्या। देखो पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, पहले के टाइम पे उतना प्रॉफिट हो नहीं रहा था। जैसे आप कोई भी व्यापार शुरू करोगे, तो जब आप व्यापार शुरू करें, अब आपने ठेला लगाना शुरू किया है, अब ठेला लगा रहे हो तो अब आप उसमें कौन सा मैनेजर रखोगे, ना प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रही, ना ज़्यादा बिक्री हो रही, ना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही ज़्यादा दाव पेच है। आपने एक कंपनी शुरू करी और वो कंपनी में कुल मिला के 2-4 लोग ही कर्मचारी, तो भाई उनको तो आप आसानी से खुद ही मैनेज कर लोगे। लेकिन अब आपकी कंपनी एक बड़े लेवल की हो जाए, आपकी कंपनी एक ग्लोबल लेवल की हो जाए, आपकी कंपनी ऐसी हो जाए कि जिस कंपनी में मान लीजिए कि हजारों लोग कर्मचारी, हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ मालिक अकेले नहीं वो उसको संभाल सकता है। तो वहाँ पे जो जिस कंपनी का जो ओनर है वो नहीं संभाल पाएगा कि पूरा वो मैनेजमेंट खुद ही वो कर ले, खुद ही मैनेज करने लग जाए। तो उससे वहाँ पे किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा। और वो किस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, जो जिसके अंतर्गत वो योग्यता हो, एज अ मैनेजर की जिसके अंतर्गत योग्यता होगी उसे अपॉइंट करेगा। तो यही कहा जा रहा है कि प्रबंधन एक स्वामित्व नहीं, मतलब प्रबंधन, ये अगर मैं लिख सकता हूं कि शुरुआती स्तर पर, जो शुरुआती स्तर है, शुरुआती स्तर पर क्या है, शुरुआती स्तर पर प्रबंधन कैसा है, प्रबंधन का काम मालिक कर सकता है, फर्म का मालिक, कंपनी का मालिक शुरुआती स्तर पर कर सकता है, क्योंकि शुरुआती स्तर पर क्या है, उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, शुरुआती स्तर पर प्रॉफिट नहीं है ज्यादा, और शुरुआती स्तर पर उसके पास ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, ज़्यादा उसके पास कर्मचारी नहीं, जिसके कारण वो क्या कर पा रहा है, वो खुद ही प्रबंधन कर पा रहा है। लेकिन जैसे उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, या कि जैसे उसने अपनी कंपनी का विस्तार किया, जैसे उसने एक अलग इंडस्ट्री लगाई, तो ऐसे दौर पे जब वो विस्तार कर लेता है तो उस समय मालिक और प्रबंधनकर्ता दोनों अलग हो जाते हैं, मालिक और प्रबंधनकर्ता दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी मालिक और प्रबंधनकर्ता क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। मालिक और प्रबंधनकर्ता दोनों अलग हो जाएंगे। अब समझ लीजिए इसको, क्या अब इसमें इतना करने वाली बात है कि जो ओनर है वो अलग हो जाएगा, भाई उसका काम क्या है, वो ओनरशिप है, वो देखेगा। और प्रबंधनकर्ता का काम क्या है कि उस कंपनी को मैनेज करना है, उस कंपनी में ये देखना है कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। जैसे साइट इंचार्ज का काम होता है, जैसे कोई अगर साइट में काम चल रहा है तो
एक जो मालिक होता है वो एक अपना इंचार्ज रख देता है, साइट इंचार्ज रख देता है, जिसका काम केवल यही देखना होता है कि भाई उस साइट में अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो ये देखना होता है कि भाई सारे कर्मचारी आपस में साथ में रहें, कोऑर्डिनेशन बना करके रहें, सब लोग एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, और साथ में ये भी देखें कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कौन से शिफ्ट है कौन से शिफ्ट नहीं है, भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कौन से आउटपुट की ज़रूरत है, क्या और बजट बनाया जा सकता है, किस तरीके से और खर्चा किया जा सकता है, किस तरीके से और नए लोगों के रिक्रूटमेंट किए जा सकते हैं, कौन सा एक हम स्टैंडर्ड सेट करें कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहेगी, फिर वो प्रबंधन करता है, वो मैनेजर वो देखेगा। तो ये हो गया आपकी प्रबंधन की विशेषताएं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अपने में ये प्रबंधन की विशेषता अपने में इम्पॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे हम, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो गुल्ली कुलिक के बारे में पढ़ेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ेंगे, संगठन पढ़ेंगे, आपका बहुत सारे टॉपिक है, वेरियस टॉपिक, बजट है, अब अभी तो आपका बजट भी इसमें आएगा, इसमें आपका लेखा भी आएगा, अकाउंट भी आएगा, ऑडिटिंग भी आएगी, बजटिंग भी आएगी, यानी पॉलिटी का सेक्शन भी यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको पॉलिटी का सेक्शन बता दूंगा तो वहाँ पे पॉलिटी वाले सेक्शन पे वो नहीं बताऊंगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो आई थिंक आज आप लोगों को क्लियर होगा, ये आज हमारी पहली क्लास है, फिर इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर, और ये भैया जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू रहें, और जो नहीं देख रहे हैं उनकी गुजारिश है कि भाई अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, अगर सीरियस आप पेपर देना चाहते हैं तो देखिए, और अगर नहीं देना चाहते, टाइम पास है, तो फिर कोई बात नहीं। और कोई भी अगर आपकी जान पहचान का जो करना चाहता है, या कि आप उसके बाद एक बार उससे शेयर कर लीजिए, अगर उससे सही लगे देन वो कंटिन्यू करे, और अगर सही नहीं लग रहा है तो भाई मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं ही भर थोड़ी बेस्ट हूँ, मेरे से तो भैया लाखों करोड़ों लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके लिए बेहतर हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।